नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी है। दिस इज द फोर्थ बाई मंथली पॉलिसी। बाई मंथली का मतलब ये होता है कि 2 महीने में एक बार आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है। तो एक साल में कितनी आएगी? टोटल 6 ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आती हैं। तो आज जो लेटेस्ट फोर्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है 30 सितंबर 2022 को, अभी कुछ मिनट्स पहले ही इसकी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आई है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एमपीसी, राइट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी? एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, इसको खास करके इसलिए बनाया गया है ताकि एक बैलेंस्ड डिसीजन जो है वो लिया जा सके। टोटल इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। ये 6 मेंबर्स जो हैं, इसमें से 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, आरबीआई के होते हैं, और बाकी के जो 3 मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए लोग होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। तो फिलहाल हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब। और इसमें यह भी है कि वोटिंग से सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर 5 मेंबर कहें यस और 1 मेंबर कहें नो, तो 5 जो हैं वही जो 5 कहते हैं, मेजोरिटी जो कहती है वही चीज़ आगे बढ़ेगी, राइट? इन केस अगर टाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7 मेंबर होते तो चलो हमें मेजोरिटी के बारे में पता चलता, लेकिन यहाँ पर अगर 6 मेंबर हैं तो 3 मेंबर ने लेट्स से कहा कि रेपो रेट को इंक्रीज करना है, 3 मेंबर कहते हैं कि रेपो रेट को इंक्रीज नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो भी फाइनल कहेंगे, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे कि आरबीआई के गवर्नर कहेंगे कि नहीं हमें रेपो रेट को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज होगा, कहेंगे डिक्रीज करना है तो डिक्रीज होगा, या फिर जैसा रखना है वैसा रखना। तो फाइनल जो है, अगर ऐसी टाई अप सिचुएशन हो जाती है तो एमपीसी में जो गवर्नर साहब है वो जो फाइनल डिसीजन लेते हैं वही चीज़ जो है वो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को हाइक किया है। हाइक यानी कि इसको थोड़ा इंक्रीज किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेसिस पॉइंट का पता शायद ना हो, तो लेट मी टेल यू, 100 बेसिस पॉइंट जो हैं इसको बीपीएस लिखा जाता है, बीपीएस, राइट? तो 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। तो सिंपल है, 50 यानी कि 0.50%, 0.50%, राइट? रेपो रेट जो है इसको हाइक किया गया है। तो करंट जो रेपो रेट है, आज का जो रेपो रेट है, आज का जो नया रेट है, दैट इज 5.90। ये 5.40 था, अब इसको 5.90 जो है वो किया गया है। रेपो रेट जो है इसको पिछले अगर 4 बार अगर आप देखें, राइट, फॉर द लास्ट, दिस इज फॉर द फोर्थ स्ट्रेट इंक्रीज, फोर्थ स्ट्रेट टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसने रेपो रेट को इंक्रीज किया है। क्यों इंक्रीज किया है? उसके पीछे एक रीज़न है, दैट इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कैसे इससे कंट्रोल किया जाता है, लेट मी क्विकली टेल यू। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मुद्रास्फीति, राइट? तो इसका मतलब ये होता है कि इन जनरल चीज़ें जो हैं उसकी कीमत बढ़ चुकी है, महंगाई जो है ये बढ़ चुकी है, चीज़ें जो हैं डियरर जिसको कहते हैं, राइट? डियर का मतलब ऐसा नहीं कि नज़दीक, डियरर का मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? पैसों का जो फ्लो होता है, मनी का जो फ्लो होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अगर आप मेरे फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के वीडियोस को देखते आए हैं तो आपको ये एग्जांपल याद होगा। मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, राइट? और मैं आपको कहूँ कि आपको मैं 500 रुपीज़ दूंगा, आपको दिल्ली से मुंबई जो है वो पहुँचना है किसी भी हालत में, मीन्स यू हैव जस्ट 500, आप कहीं से बोरो नहीं कर सकते, कुछ नहीं, सिर्फ ये इस पूरी दुनिया में आपके पास अगर कोई पैसे हैं तो ये 500 रुपये की नोट जो मैंने आपको दी है बस यही है। तो अगर मैं 500 रुपये आपको दूंगा तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि ट्रेन की टिकट जो है, सबसे सस्ती वाली टिकट जो है वो ढूंढेंगे आप।
आप दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर आप ऐसे थोड़ी कैब लेकर जाएंगे, उबर ओला लेकर नहीं जाएंगे, आप जाएंगे वहाँ पर सिटी बस और ये सारी चीज़ों, कहीं पर चलना भी पड़ा तो भी चल लेंगे, क्योंकि टिकट लेंगे आपको, लेट्स से 1 दिन लगेगा दिल्ली से मुंबई पहुंचने के लिए, तो बीच में आपको चाय नाश्ता जो भी करना है तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखकर ये 500 रुपीज़ खर्च करना है। तो यहाँ पर क्या है कि पैसों का फ्लो जो है वो कम है, तो इसकी वजह से आपके खर्च जो हैं वो भी कम कर रहे हैं आप। सिंपल है। अगर यही डिस्टेंस है दिल्ली टू मुंबई है और मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, राइट, आपको सिर्फ ट्रैवलिंग के 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप दिल्ली से मुंबई आ जाइए, तो आप क्या करेंगे? आप एक हेलीकॉप्टर या फिर चार्टर प्लेन वालों को भी कॉल करके पूछ लेंगे कि भाई कितना खर्च होगा, और आपको लगेगा अगर 1-1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में अगर एक प्राइवेट प्लेन में आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो आप वो भी कि चलो एक बार हैं, पैसे तो हमें ऐसे ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब पैसों का फ्लो बढ़ जाता है तो चीज़ों की कीमत जो है वो उतनी ज़्यादा आपको, मीन्स यू स्पेंड योर मनी मोर। अब पैसों का फ्लो बढ़ गया तो फिर आज सचिन तेंदुलकर जहाँ पर रहते हैं, अमिताभ बच्चन जहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर जो सब्जी बेचने के लिए जाएगा तो उसको पता है कि यहाँ पर बड़े बड़े बंगले हैं, तो वो टमाटर अगर मार्केट में 20 रुपये किलो मिल रहे हैं तो वहाँ पर वो कहेगा ना कि 30 रुपये किलो या फिर 40 रुपये किलो, क्योंकि बड़े बड़े पॉश कॉलोनीज़ में वो बेचने के लिए जा रहा है, तो वो थोड़े बहुत दाम जो है वो ऐड ऑन करके ही बेचेगा। तो जब पैसों का फ्लो अच्छा है मार्केट में, वैसे चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव हो गई, पैसों का फ़्लो तो पहले वैसा ही था लेकिन चीज़ें अचानक से एक्सपेंसिव हो गई, तो अब आपको क्या करना है कि अब ये 5 लाख रुपए जो हैं वो मैं आपसे लेकर कहूँगा कि आपको सिर्फ 500 ही दूंगा। अब आप देखिए, अब आपको इसमें एडजस्ट करना है। तो सेम थिंग यहाँ पर होती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देती है। रेपो रेट से क्या होता है कि जो बैंक से, लेट्स से SBI को पैसे चाहिए, तो SBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी, राइट, एक कोलेट्रल के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर। आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप सोना या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ऐसी कुछ चीज़ें देकर आपको फिर लोन देगी बैंक या फिर कोई लोन देने वाली कंपनी, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो वैसे ही SBI को पैसे चाहिए तो SBI GSEC यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देगी, और बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसको पैसे देगी, और उन पैसों पर, उस प्रकार की लोन पर एक इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड रेपो रेट, राइट। तो ये जो रेट है, दिस इज़ अ रेपो रेट। तो इसको जब इंक्रीज़ किया जाता है तो इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आती है? पैसों का फ्लो जो है वो कम होने लगता है, लोन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो लोग जो हैं वो चीज़ों को उतना ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होती है, इट्स नॉट ऑलवेज गुड, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दैट इज़ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है। मार्च 2020 में, उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी? याद कीजिए, मार्च की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन आया था। तो लॉकडाउन आया था तो बिजनेसेस तो सारे बंद हो गए। तो बिजनेसेस को एक बूस्ट देने के लिए, राइट, अगर आप लेट्स से कि आपकी कॉलेज और एजुकेशन सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब आपके फादर मदर चाहते हैं कि आप कोई बिज़नेस करें, तो वो क्या करेंगे? वो आपको कुछ पैसे देंगे, राइट। अगर उनके पास पैसे हैं देन दे विल गिव यू मनी। कहेंगे कि ये लो बेटा या फिर बेटी, आप 50 लाख रुपए रखो, आप अच्छा सा एक रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पर खोल लो, हमारी खुद की एक दुकान है, राइट, एक अच्छी सी बड़ी दुकान है, तो वहाँ पर आप एक रेस्टोरेंट जो है वो लगा दो, ये फर्नीचर और सारी चीज़ों के पैसे। तो आपको पैसे दिए तो वो आप क्या करेंगे? वो बिज़नेस करेंगे। बिज़नेस करेंगे तो 3-4 लोगों को जॉब मिलेगी, फिर आपका प्रॉफिट धीरे धीरे जनरेट होगा, फिर पैसे जो हैं वो वापस आप पेरेंट्स को देंगे। तो मार्च 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा ही कुछ किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को इतना कम कर दिया ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा लोन या फिर पैसों का फ्लो जो है वो बढ़ जाए। अगर पैसों का फ्लो बढ़ेगा तो लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे, फिर से अपने बिजनेस को लॉस में से बाहर निकालेंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक जंप स्टार्ट देने के लिए कोविड की जो इम्पैक्ट आई थी उसको एक उसके शॉक्स को एब्जॉर्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट को बहुत कम कर दिया था, राइट। और लगभग पिछले 2 सालों से ये स्टेटस क्यो मेंटेन किया कि रेट जो है वो उतना ही रखा। लेकिन उसके बाद 4 मई 2022 से फर्स्ट राइज हुआ, और अभी तक, राइट, अभी इतने महीनों के अंदर आप गिन लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट, तो ये 5 महीनों के अंदर 190 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1.90, राइट, इसको 1.90 नहीं, इसको 1.90 कहते हैं। तो 1.90% से
रेपो रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब इसकी इम्पैक्ट बैंक पर या फिर बैंक के शेयर्स पर क्या हुई है। इनफैक्ट बैंक्स जो हैं इनके स्टॉक्स गेन हुए हैं, इतना बड़ा नहीं। निफ्टी जो है, निफ्टी के बैंक स्टॉक जो है उसमें भी एक 1% जितना उछाल जो है वो देखने को मिला है। अगेन स्टॉक मार्केट जो है इट गोज़ अप एंड डाउन, राइट। लेकिन एज़ फार एज हाफ एन आवर पहले की बात करूँ, लेटेस्ट अपडेट ये थी कि ये अनाउंसमेंट के बाद बैंक जो हैं, अलग अलग बैंक्स, तो उनके शेयर्स जो हैं तो वो 1% से इंक्रीज़ हुए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड क्वार्टर जो है इकोनॉमी का, अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, 25% ऑफ एनीथिंग, राइट। किसी भी चीज़ का 25% जो है आप उसको क्वार्टर कह सकते हैं। तो एक साल में ऐसे कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल, मई और जून ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर जो है ये सेकंड क्वार्टर हो गया। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, जो बड़ा जीएसटी कलेक्शन और फ्रेट का डेटा, इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये सारी चीज़ों को देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ये पता चलता है कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ये कहता है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी रेजिलिएंट हैं, चीज़ें जो हैं वो अच्छी डायरेक्शन में आगे जा रही हैं। प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि मैं और आप जो चीज़ें खरीदते हैं, अब एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो लोग जनरली स्पीकिंग नहीं खरीदेंगे। एक्स्ट्रा इन द सेंस के पहले लेट्स से साबुन लेने के लिए जाते थे, शॉपिंग मॉल में जाते थे, तो हम 5-6 चीज़ें जो हैं, जब इतनी महंगाई नहीं होती हैं, जब हमारे पास थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होते हैं तो हम थोड़े बहुत खर्च कर लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। इकोनॉमी जो है वो भी सेंटिमेंट पर ही काम करती है, ट्रस्ट मी। तो ऐसी ही चीज़ है, राइट। मीन्स ये इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि हम इंसान हैं। तो जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, चीज़ें इतनी, इन्फ्लेशन इतना हाई नहीं होता है तो हम चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। लेकिन अब क्या होगा, पहले एक परिवार जो है वो लेट्स से कि जो साबुन की जो सॉप आता है, राइट, बाथिंग सॉप, नहाने के लिए जो साबुन आता है, तो पहले हम उसका पूरा बॉक्स ले लेते थे, राइट। लेट्स से कि उसमें लेट्स से 20 साबुन आ गए और ये आपको कुछ 1 महीने 2 महीने तक चलते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। लेकिन अब आप जाएंगे तो यू विल से कि चलो इस महीने के लिए कितने चाहिए, तो लेट्स से 7 चाहिए, तो आप 7 ही खरीदेंगे, एक्स्ट्रा नहीं खरीदेंगे। लेकिन अभी प्राइवेट कंजम्पशन, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है इट्स गुड। मीन्स लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं और इतना कम भी नहीं, लोग जो हैं वो चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। पैसों का फ्लो जो है वो, पैसों की ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी। आपको सैलरी मिलेगी, आप पैसे खर्च करेंगे, सैलरी मिलेगी, खर्च करेंगे, तो ये साइकिल जो है वो चल रही है। तो दिस इज़ ए गुड साइन, राइट। एटलीस्ट गाड़ी जो है वो बंद नहीं हो गई है, चल रही है। रूरल डिमांड की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड जो है चीज़ों की गेन हो रही है। जब अच्छी फसल होती है, राइट, तो किसान के पास पैसे आते हैं, और जब किसान के पास पैसे आते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं, साल की ज़्यादातर चीज़ें वो उसी टाइम पर ख़रीद लेता है। साबुन खरीद लेता है, तेल हैं, फर्नीचर हैं, गोल्ड हैं, तो ये जो भी अलग अलग चीज़ें जो हैं, तो रूरल डिमांड जो है इट्स गुड बिकॉज ऑफ दिस गुड एग्रीकल्चर। इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो भी धीरे धीरे पिक हो रही है। इट्स नॉट टू मच, राइट, इतना कोई आउटस्टैंडिंग ऐसा नहीं है, लेकिन नेगेटिव से तो अच्छा है कि धीरे धीरे डायरेक्शन में आगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो, जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिलिएंट है, तो इसकी दिस इज़ द रीज़न कि रूरल डिमांड जो है वो बढ़ रही है। रही बात रुपी के डिप्रिशिएशन की, रुपी जो है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली, अभी तक का लोवेस्ट जो है वो टच किया। 28 सितंबर तक की बात करें तो इस साल रुपी जो है वो 7.4% से नीचे गिरा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब ने ये बताया कि दूसरी करेंसीज जो हैं, दूसरे देशों की करेंसीज के मुकाबले रुपी जो है वो काफ़ी रेजिलिएंट रहा है। और भारत में कोई ऐसा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रखा है। हमने ऐसा नहीं तय किया कि हम 70 रुपीज़ इक्विवेलेंट टू $1 ऐसा कोई फिक्स एक लेवल रखेंगे, या फिर 65 से लेकर 75 के बीच में ही रहना चाहिए, इसके ऊपर या फिर नीचे जाएगा तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन करेगी। ऐसा कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो भारत ने तय नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो तभी इंटरवीन करती है जब ऐसा लगता है कि एक्सेसिव वॉलेटिलिटी है, जब बहुत बड़ा लो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो ऐसे समय में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटरवीन करती है। और वो कैसे इंटरवीन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व रहता है, फॉरेक्स रिजर्व यानी कि हमारे पास जो डॉलर्स होते हैं, तो ये डॉलर्स जो हैं इनको मार्केट में रिलीज़ किया जाता है और बदले में पैसे लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि डॉलर जो है उसका फ़्लो बढ़ जाएगा, पैसों का फ़्लो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो
डॉलर की प्राइस को कम करती है और रुपये की प्राइस जो है उसको अप कर देती है। तो ये एक इंटरवेंशन जो है ये बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ती है तभी इंटरफेयर करती है। रही बात ग्लोबल इकोनॉमी की, तो इस पर चिंता व्यक्त की है गवर्नर साहब ने। उन्होंने कहा कि एक एग्रेसिव मॉनिटरी टाइटनिंग जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि फेड रिजर्व की बात करें, यूरोप के कुछ देशों की जो वहाँ की सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने रेपो रेट को काफ़ी धड़ाधड़ इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। उसके पीछे भी मेन रीज़न यही है इन्फ्लेशन। इसीलिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया ताकि अब आपको पता चल जाए कि यूएसए, यूरोप के देश, यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, राइट। और एक नया इश्यू मीन्स वी नो कि ये कैसे ये रशिया यूक्रेन का वॉर, ये सारी चीज़ों की वजह से जो प्राइस राइज हुआ, फ्यूल की प्राइस अप गई, तो इसकी वजह से सप्लाई चेन में इश्यूज होने लगे, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और ये मॉनेटरी टाइटनिंग जो है इसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी, खास करके जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और जब वॉलेटिलिटी होती है तब लोग जो हैं वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जब स्टेबल सिचुएशन होती है तभी लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि रिस्क एवर्जन हो जाता है। लोग जो हैं जो भारत की कंपनीज़ में, शेयर में, इक्विटी में पैसे रोकते हैं तो वो अपने पैसे जो हैं वो वापस खींच लेंगे। तो इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश पर होती है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इस साल 6.7% रहेगा, राइट। जो लिमिट है अपर लिमिट 6%, उससे ज़्यादा ही रहेगा। जीडीपी जो रियल ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है, तो पहले 7.2 कहा था, अब इसको थोड़ा कम किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस साल ग्रोथ जो है वो 7% से होगा। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें तो इसमें भी 50 बेसिस पॉइंट उछाल आया है, इंक्रीज़ किया है, 5.65% हो गया है। एसडीएफ जो है ये कोलेट्रल फ्री लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है कि जब कोलेट्रल फ्री यानी कि विदाउट जीसेक दिए बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एसबीआई से पैसे ले सकती हैं। तो इट्स लाइक पैसों के फ्लो को अगेन कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और एक है एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जब इमरजेंसी में अगर इंटर बैंक लिक्विडिटी नहीं होती है बैंक्स के पास और बैंक्स को इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये पैसे ले सकती है वाया दिस एमएसएफ, राइट। तो ये इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न्ड। अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो डू शेयर इट विथ अदर स्टूडेंट्स एज वेल। बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के वीडियोस की आवश्यकता रहती है, क्लैरिटी नहीं होती है, इकोनॉमी के कुछ जो शब्द होते हैं उनसे घबराहट होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे इंटरेस्टिंग ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझा दूँ। तो डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।